आज हम लोग ये सेकेंड चैप्टर कर रहे हैं क्लास 12th का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर का वेटेज 9 मार्क्स है, 9 नंबर का है। और टाइम सॉल्यूशन चैप्टर से कम लगेगा, सॉल्यूशन में ज़्यादा टाइम लगेगा। उसी तरीके से जब हेलोल्केन हेलोरिन स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी ज़्यादा टाइम लगेगा। और ज़्यादा टाइम लगने के पीछे का रीज़न ये है कि बेसिक पार्ट जो 11th में पढ़ना होता है उसको लेकर के चलना पड़ रहा है। जैसे मोलरिटी ये सारा पार्ट अगर हटा देते तो 5-6 क्लास उसमें जो गया वही बच जाता, ठीक है, तो वो इधर का टाइम बच जाता। लेकिन उसको लेकर चलने में वैसे ही जब ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे तो ऑर्गेनिक में भी 11th वाला पोर्शन लेकर के चलेंगे। तो 11th का पोर्शन लेके चलेंगे तो 5-6 क्लास उसकी वजह से जो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसमें ही अटक गए आप तो फिर बाद बाकी तो फिर मुश्किल ही हो जाएगा। खैर, अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 3 अलग अलग पार्ट से मिलकर के बना है, यानी कि इसमें यहां से यहां तक जो पार्ट पढ़ेंगे वो एक हो गया, यहां तक का। इसके बाद 1-2 और छूटा हुआ है, ये सेकेंड पार्ट है, थर्ड है और ये सेकेंड। इसमें आपको मिलेगा कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी, कोहलर-रॉस लॉ, ये पार्ट। और बाकी के दूसरे चैप्टर और इस चैप्टर का एडवांटेज ये मान करके चलो कि अगर किसी ने फर्स्ट पार्ट छोड़ दिया है तो उसको सेकंड में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सेकंड का कोई ना तो फर्स्ट से रिलेशन है ना तो थर्ड से रिलेशन है, यानी ये तीनों टॉपिक बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। जबकि कई चैप्टर्स में क्या होता है, सॉल्यूशन में अगर आप मोलरिटी नहीं पढ़े हैं तो आपसे जो बाकी रॉल्स लॉ नहीं बनेगा, मोल फ्रैक्शन का जरूरत पड़ेगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं बनेगा, मोललिटी का जरूरत पड़ेगा वहां पर। तो ये अलग अलग है। ऑर्गेनिक में तो और भी उल्टा, ऑर्गेनिक में अगर फर्स्ट चैप्टर अच्छे से नहीं किए हैं तो सेकंड चैप्टर समझ में नहीं आएगा, थर्ड चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ऑर्गेनिक का चारों चैप्टर एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है, और यही स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा परेशानी है, क्योंकि हैबिट क्या बना हुआ है, अच्छा ठीक है आज नहीं गए क्लास, कोई बात नहीं है, कल से रेगुलर हो जाएंगे, तो बस वो एक दिन आपका ब्रेक कर गया। अब पहले वाले में वो दिक्कत नहीं है, अब वो दिक्कत जो सेकंड वाले में भी होगा, थर्ड वाले में भी होगा, फोर्थ वाले में भी होगा। तो जब ऑर्गेनिक स्टार्ट होगा तो उस वक्त में हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम से ही पता चल रहा है कि ये केमिस्ट्री का एक ब्रांच है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल रिएक्शन के बीच के रिलेशन को बताता है। लिखिए इंट्रोडक्शन टॉपिक में, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देखिए, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals the relation between electrical energy and chemical reaction, electrical energy and chemical reaction and chemical reaction। यानी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने पर किस तरह का केमिकल रिएक्शन होगा, या किसी पार्टिकुलर केमिकल रिएक्शन से कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। यानी दूसरे वे में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल रिएक्शन के बीच के रिलेशन को बताता है। नोट कर लीजिए इसे आप ऐसे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए, द डिवाइस which convert the chemical energy into electrical energy is called electrochemical cell।
is called electrochemical cell. Electrochemical cell. Paragraph change. An electrochemical cell consists two electrodes anode and cathode. Two electrodes, anode and cathode. The anode is negatively charged. And cathode is positively charged electrode. Positively charged electrode. Both electrodes are in separate container. With their electrolyte and known as anode half cell and cathode half cell respectively. These two half cell are connected. These two half cell are connected internally by means of a salt bridge. यानी 11th में रिडॉक्स रिएक्शन नहीं पढ़े हैं आप, तभी जो है वो सुनाई नहीं दे रहा है. बाय मीन्स ऑफ ए साल्ट ब्रिज यानी कि पुल. साल्ट ब्रिज. द साल्ट ब्रिज is used to complete the circuit and to maintain the electrical neutrality. यह बोर्ड में पूछा हुआ 1 मार्क्स का क्वेश्चन है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज? तो दो फंक्शन है, एक न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है और दूसरा सर्किट कंप्लीट करता है. कैसे, वो जब इसका डायग्राम बनाएंगे तब समझ में आएगा. वंस अगेन पैराग्राफ चेंज. when anode and cathode are connected externally, by means of a wire, a redox reaction take place. Redox reaction take place. In this redox reaction, oxidation take place.
In this redox reaction, oxidation take place at anode. Oxidation take place at anode, and reduction at cathode, and reduction at cathode, and reduction at cathode. In electrochemical cell, the direction of electron, in electrochemical cell, the direction of electron is from anode to cathode. The direction of electron is from anode to cathode. Anode to cathode. And as a convention, the direction of current, and as a convention, the direction of current is from cathode to anode. Is from cathode to anode. चलो अब यहाँ ध्यान देना, जितना बात बताए हैं उसी लिखवाए हैं, उसी को समझाना है क्या है। जो ये पार्ट रिपीट हो रहा है, क्लास 11th में रिडॉक्स रिएक्शन में ये पढ़ना था, यानी आज और इसके बाद वाले क्लास में जो पढ़ेंगे वो पूरा पार्ट जो 11th क्लास का ही है, वहीं पर था। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बाद जो 12th स्टार्ट होता है, लेकिन मुझे पता है कि कितने स्टूडेंट 11th पढ़ते हैं, ठीक है, तो लेकिन कम से कम सुना हुआ भी रहता तो बकाया हो जैसा नहीं लगता, ठीक है। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में डायग्राम मेरे साथ नहीं बनाओगे, क्योंकि हम तो समझाते वक्त में मिटाएंगे, आपका मिटेगा नहीं, और बाकी आपकी मर्जी, आपके लिए बोल रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 इलेक्ट्रोड होता है। इलेक्ट्रोड कहा जाता है करंट कंडक्टिंग मटेरियल को, यानी जिसके थ्रू करंट पास करा सकते हैं, उन्हें कहा जाता है कंडक्टर। इलेक्ट्रोड के रूप में उसका इस्तेमाल किया गया, यानी कि 2 रॉड लेते हैं, यहां पर ये 2 रॉड लिया गया, इसमें से एक रॉड निगेटिवली चार्ज होता है और दूसरा पॉजिटिवली चार्ज। जो निगेटिवली चार्ज रॉड है उसे एनोड कहते हैं, और जो पॉजिटिवली चार्ज रॉड है उसे कैथोड कहते हैं। ये दोनों मेटेलिक रॉड यानी दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग कंटेनर में होता है। इसे दूसरे कंटेनर में डाल दिए यहां पर ही। अगर एनोड के फॉर्म में हम लोग एनोड को जिंक ले रहे हैं एज एनोड, तो यहां पर जिंक का साल्ट सॉल्यूशन लिया जाएगा इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में, यानी यहां सॉल्यूशन जिंक सल्फेट का लिया गया। ये इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम कर रहे हैं। वोल्टेइक सेल और डैनियल सेल जिसका कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं हम लोग, तो वहां कैथोड के फॉर्म में कॉपर का यूज किया गया, तो इस जगह पर इनका कॉपर का साल्ट सॉल्यूशन बनाया गया इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में, यानी यहां आ गया CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन। फिर लिखा है कि एनोड और उसके इलेक्ट्रोलाइट को एनोड हाफ सेल कहा जाता है, एनोड हाफ सेल। कैथोड और उसके इलेक्ट्रोलाइट को कलेक्टिवली कहा जाता है कैथोड हाफ सेल, हाफ सेल। और अभी आप देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, तो इसे कनेक्ट करने के लिए इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब जोड़ा जाता है, यानी उल्टा ग्लास का ट्यूब है यहां पर, और इस ग्लास ट्यूब के अंदर में पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम नाइट्रेट लाइक साल्ट प्रेजेंट होते हैं। यहां ये साल्ट प्रेजेंट है। तो देख रहे हो कि जिस तरीके से ब्रिज नदी के 2 किनारों को जोड़ने का काम करता है, उसी तरह से ये 2 हाफ सेल को जोड़ने का काम कर रहा है, और ये बना हुआ है साल्ट से। इसमें साल्ट लाइक पोटासियम क्लोराइड प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, साल्ट ब्रिज। तो पहला फंक्शन तो यहां दिख रहा है कि ऐसे अलग अलग था, तो इसको कंप्लीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी न्यूट्रलिटी मेंटेन करने का काम करता है, वो आगे हम लोग बात करेंगे।
अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन गया। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं किसी वायर से, तो अब यहां पर ये सर्किट कंप्लीट हो गया और इस जगह से इलेक्ट्रॉन मूव करता है, यानी इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हो गया कहां से, एनोड टू कैथोड। अब जब यहां से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो रिएक्शन कैसे होता है, जो एनोड पर के रिएक्शन को एनोड हाफ रिएक्शन कहा जाता है। जो जिंक रॉड हम लोग यूज कर रहे थे सॉलिड फॉर्म में था, ये ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइज कर गया है Zn2+ इन एक्वस फॉर्म और साथ में रिलीज करता है 2 इलेक्ट्रॉन। यानी यहां पर अब चेंजेस आपको क्या नजर आएगा, ये जो जिंक रॉड है, ये जिंक रॉड धीरे धीरे कोरोड करने लगेगा और कोरोड करने के बाद में यहां पर ये सॉल्यूशन में जाने लगेगा, यानी कि यहां से जिंक कहां चला गया, सॉल्यूशन में एज Zn2+ जिंक आयन के फॉर्म में। तो इनका रॉड का थिकनेस कम हो रहा है, तो जिंक तो चला गया जिंक आयन के फॉर्म में और जो इलेक्ट्रॉन बचा वो इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू यहां पहुंचा इस जगह पर। सॉल्यूशन किसका था, जिंक सल्फेट का। अब यहां थोड़ा समझना, जिंक सल्फेट ये सॉल्यूशन आयोनाइज करता है एज Zn2+ प्लस SO4 2-। उसी तरह से इस वाले में जो कॉपर सल्फेट है, एक्चुअली ये किस फॉर्म में रहेगा, Cu2+ प्लस SO4 2-। यानी कि यहां पर कॉपर आयन और सल्फेट आयन है और यहां पर जिंक आयन और सल्फेट आयन है। तो पहले से जिंक और सल्फेट था, लेकिन अब जैसे ही ये जिंक रॉड इस सॉल्यूशन में जाने लगा तो अब जिंक आयन का कंसंट्रेशन लगातार बढ़ने लगा, क्योंकि पहले तो ये जिंक और सल्फेट बराबर था। आपका सवाल कहां से आ गया, ये किससे आ गया, जिंक सल्फेट से, और रॉड भी जा रहा है सॉल्यूशन में जिंक आयन के फॉर्म में। तो एनोड हाफ सेल में कटायन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। दूसरी तरफ यहां से जो इलेक्ट्रॉन मूव करके आया, ये सॉल्यूशन में प्रेजेंट कॉपर आयन के साथ में, यानी जो सॉल्यूशन के फॉर्म में सॉल्यूशन में था प्रेजेंट, वो यहां पर इसके सरफेस पर डिपॉजिट होने लगता है और इसके इस डिपोजिशन की वजह से इसके ऊपर में इनका थिकनेस बढ़ रहा है कॉपर का। यानी कि अगर रिएक्शन को देखें तो कैथोड हाफ रिएक्शन में सॉल्यूशन में जो कॉपर आयन प्रेजेंट था Cu2+ इन एक्वस फॉर्म, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कन्वर्ट कर जाता है Cu इन सॉलिड स्टेट। अब इन्हें ऐड कर देंगे हम लोग, देखो तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कैंसिल। ये था एनोड हाफ रिएक्शन, कैथोड हाफ रिएक्शन, और इन्हें कहा जाता है ओवरऑल सेल रिएक्शन। अब इसमें देखिए क्या बचा रह गया, जिंक किस स्टेट में है, सॉलिड, और यहां Cu2+ इन एक्वस फॉर्म, ये कन्वर्ट कर गया किस में, Zn2+ इन एक्वस फॉर्म एंड Cu इन सॉलिड स्टेट। तो अगर देखो रिडॉक्स रिएक्शन का कंसेप्ट आपको पता है, तो जिंक Zn से कन्वर्ट किया Zn2+ में, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। वहीं इसका 2+ से कहां कन्वर्ट कर गया, Cu में, यानी कि इसका घट रहा है, तो रिडक्शन हो गया। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के बारे में जरा फिर से देखो। अब यहां पर इन दोनों जगह पर क्या देख रहे हैं कि पहले जिंक आयन और सल्फेट आयन का नंबर बराबर था, जिंक 1 सल्फेट 1, कॉपर 1 सल्फेट 1 बराबर था। लेकिन जैसे ही यहां से कॉपर आयन इसके ऊपर डिपॉजिट होने लगा, इनका कंसंट्रेशन घट रहा है कटायन का, और इस वाले में बाहर से भी जिंक आयन आने लगा, ये रॉड सॉल्यूशन में जा रहा है, तो यहां कटायन का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब इसे मेंटेन करने के लिए जहां कटायन का बढ़ रहा है, ये साल्ट ब्रिज उस जगह पर Cl- प्रोवाइड कर देता है, यानी यहां आ जाएगा Cl-, Cl-, और जिधर कटायन का कंसंट्रेशन कम हुआ उस जगह पर ये प्रोवाइड कर रहा है क्या, K+, ताकि ये दोनों का पॉजिटिव और निगेटिव का जो न्यूट्रलिटी है, नंबर है, वो मेंटेन रह सके। तो साल्ट ब्रिज का फंक्शन देखो, साल्ट ब्रिज इज यूज्ड टू कंप्लीट द सर्किट, दो अलग अलग हाफ सेल को जोड़ने का काम कर रहा है, एंड इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बाय प्रोवाइडिंग अपोजिटली चार्ज आयन। जिधर कटायन का नंबर कम हो गया उधर कटायन प्रोवाइड कर दिया, जिधर कटायन का नंबर बढ़ गया उधर क्या कर दिया, अनायन प्रोवाइड कर दिया। तो कटायन और एनायन मिलकर के क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल। फिर से एनोड हाफ सेल में एनोड रॉड ऑक्सीडाइज होकर सॉल्यूशन में जा रहा है,
तो सॉल्यूशन में उसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। कैथोड हाफ सेल में इलेक्ट्रोलाइट जो प्रेजेंट है वो उसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइट के आयन का नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहां कटायन का नंबर घट रहा है और एक में कटायन का नंबर बढ़ रहा है, और उसे मेंटेन करने का काम ये साल्ट ब्रिज करता है। तो इसको ड्रॉ कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। रिएक्शन नहीं समझ में आ रहा है AHR, तो उसको कहीं पर लिख लीजिए। AHR का मतलब क्या है, एनोड हाफ रिएक्शन, हाफ रिएक्शन। CHR का मतलब क्या हुआ, कैथोड हाफ रिएक्शन, हाफ रिएक्शन। और OCR का मतलब हो गया ओवरऑल सेल रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन। देखो, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, the symbolic representation of an electrochemical cell is called cell representation, is called cell representation, cell representation। यानी जैसे अभी हम लोग ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाए, तो यहाँ इतना बात करना पड़ा कि जिंक रॉड लिए हैं, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डाले हैं, उसका कंसंट्रेशन 1 मोलर है। कॉपर रॉड लिए हैं, कॉपर सल्फेट में डाले हैं, जिंक Zn2+ में कन्वर्ट कर रहा है, कैथोड हाफ सेल में Cu2+ Cu में कन्वर्ट कर रहा है। अब इन सब को अगर एक लाइन में लिखना है तो दैट रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड सेल रिप्रेजेंटेशन। ये एक फॉर्मेट पर बेस्ड होता है। ये फॉर्मेट बताता है कि सबसे पहले हम लोग एनोड लिखते हैं, उसका फिजिकल स्टेट लिखा जाता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस है वो। इसके बाद ये किस में कन्वर्ट कर रहा है, तो An+ इन एक्वस फॉर्म। अगर इनका कंसंट्रेशन पता है कि ये 1 मोलर है, 2 मोलर है, तो एक्वस की जगह पर 1 मोलर 2 मोलर लिखा जाएगा। फिर 2 वर्टिकल लाइन, ये साल्ट ब्रिज के लिए यूज किया गया। Cn+ इन एक्वस फॉर्म एंड C इन सॉलिड स्टेट। ये आगे का जो पार्ट लिखा गया वो एनोड है, यहां जो पार्ट लिखा गया वो कैथोड। इस जगह पर An+ और ये Cn+ इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट आयन है, यानी कौन किस में कन्वर्ट कर रहा है उसे रिप्रेजेंट करता है। और ये 2 वर्टिकल लाइन देख रहे हैं, ये 2 वर्टिकल लाइन साल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देख रहे हो कि एनोड और उसका इलेक्ट्रोलाइट ये पूरा का पूरा कलेक्टिवली क्या कहा सकता है, एनोड हाफ सेल। एनोड हाफ सेल, इन्हें क्या कह सकते हैं हम लोग, कैथोड हाफ सेल। ये कैथोड हाफ सेल हो गया। अब जो अभी हम लोग डायग्राम बनाए हैं उसका आप बताओ, आप ही बताओ, एनोड के फॉर्म में किसका यूज किया गया था, जिंक का। सॉलिड फॉर्म में था, रॉड के फॉर्म में था, तो सॉलिड लिख दिए। ये जिंक किस में कन्वर्ट कर रहा था, जिंक आयन में, यानी Zn2+ में इन एक्वस फॉर्म। कैथोड हाफ सेल में कॉपर आयन कन्वर्ट कर रहा था किस में, कॉपर में, यानी Cu2+ इन एक्वस फॉर्म और ये Cu इन सॉलिड स्टेट। एक तरीके से यह भी बताता है कि इधर वाले में कौन किस में कन्वर्ट कर रहा है और इधर वाले में कौन किस में कन्वर्ट कर रहा है। देखो यहां रिएक्शन, Zn सॉलिड किस में कन्वर्ट कर रहा था, Zn2+, और यहां Cu2+ किस में कन्वर्ट कर रहा है, Cu में। तो इसलिए यहां पहले Zn फिर जिंक आयन, जबकि कैथोड में पहले कॉपर आयन फिर क्या लिखा जाएगा, कॉपर, क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन और इस जगह पर रिडक्शन हो रहा है। यहां से यहां अगर हम लोग रिलेट करें, इसको यहां से यहां रिलेट करें, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां से यहां अगर इनको रिलेट करें तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, इनका रिडक्शन हो रहा है। नोट कर लीजिए आप। अब इस वाले पार्ट में कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में गड़बड़ा जाता है।
एनोड पर निगेटिव है या पॉजिटिव? आप ही जरा बताओ तो, एनोड निगेटिवली चार्ज है या पॉजिटिवली चार्ज? क्या? और कैथोड? ऑक्सीडेशन कहां होता है, एनोड पर या कैथोड पर? एनोड पर कि कैथोड पर? और रिडक्शन? सेल रिएक्शन जब लिख रहे होते हैं तब वहां पर एनोड लेफ्ट साइड में होता है और कैथोड राइट साइड में होता है। तो जब कभी भूलने लगे तो अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट अगर ध्यान में रखोगे तो वहां से आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट करने का मतलब क्या? जैसे ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया और दो पार्ट है यहां पर। अब कह रहा है कि लेफ्ट राइट लिखना है तो ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। लेफ्ट एल से शुरू होता है, राइट आर से शुरू होता है। अल्फाबेट में कौन पहले आएगा? एल, एल एम एन ओ पी क्यू आर, एल। तो जो पहले आएगा उसको पहले लिख देंगे, यानी यहां लेफ्ट और इस जगह पर राइट। चार्ज के कैथोड और एनोड, कैथोड सी से शुरू होता है और एनोड ए से शुरू होता है। बताओ अल्फाबेट में कौन पहले आएगा? तो यहां पर लिख दिए एनोड और इधर में लिख दिए कैथोड। चार्ज के बारे में पॉजिटिव और निगेटिव, बताओ कौन पहले आएगा? NOP और ABCD याद रखना होगा। देखिए NOP यानी पहले क्या आएगा? N, यानी यहां निगेटिव और इस जगह पर क्या हो गया? पॉजिटिव, पॉजिटिव। फिर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन O से और रिडक्शन R से। पहले क्या आएगा? तो जो पहले आएगा उसको पहले लिख दिए, यानी यहां ऑक्सीडेशन और इस जगह पर रिडक्शन। अब देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से सोल्व हो जाएगा। इन सेल रिप्रेजेंटेशन, ए नोड इज रिटन इन लेफ्ट हैंड साइड, it is negatively charged electrode and oxidation take place on it. In cell representation, cathode is written in right hand side, it is positively charged electrode and reduction take place on it. ठीक है, तो अगर उसमें गड़बड़ लगेगा कि यहाँ कौन सा चार्ज है तो इस सीक्वेंस का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं, जल्दी से नोट करो। और यहाँ पर तुम लोग को थोड़ा सा बाद में भूलोगे किसका कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था, इसको भी नोट में लिखवा देते हैं। लिखिए अंडर द हेडिंग ऑफ नोट, नोट में लिखिए इन एनोड हाफ सेल, इन एनोड हाफ सेल the concentration of cation gradually increases. The concentration of cation gradually increases while in cathode half cell, the concentration of cation gradually decreases. To maintain after full stop, to maintain the electrical neutrality, salt bridge provide anion, salt bridge provide anion in anode half cell, and cation in cathode half cell.
एंड कटायन इन कैथोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल। वही पार्ट जो यहां पर लिखे हैं, जिधर कटायन का कंसंट्रेशन इंक्रीज किया उधर अनायन दे दिया, और जहां कटायन का कंसंट्रेशन कम हो रहा है उधर क्या प्रोवाइड कर दिया, कटायन। आगे अगर बुक पढ़ोगे तो वहां देखिए बताएगा आपको कि एक्चुअली ये कॉपर के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है, और यहां से यहां जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यहां ये जिंक रॉड है, इसके ऊपर में कौन सा चार्ज है, निगेटिव। अगर देखेंगे हम लोग यहां तो कॉपर जब इसके ऊपर में डिपॉजिट हो रहा है तो सल्फर का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि अगर एक कम हो रहा है तो दूसरा ज्यादा हो जाएगा ना। पहले दोनों बराबर था, ये भी अगर 10 और ये भी 10, लेकिन अगर ये घट करके 4 हो गया तो अब ये कितना हो गया, 6, तो बड़ा हुआ कि नहीं हुआ इससे। तो कह रहा है कि अगर ये निगेटिव का कंसंट्रेशन ज्यादा होने लगेगा तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव रॉड के चारों तरफ जमा होना शुरू हो जाएगा। तो उससे बचाने के लिए ये पॉजिटिव प्रोवाइड कर देता है, तो जो सल्फेट आयन है वो इसकी तरफ ना जुड़ करके किसकी तरफ में जुड़ जाएगा, पोटेशियम की तरफ में। तो ये जब इधर जुड़ेगा तो ये फ्री हो जाएगा यहां पर। अब इस जगह पे आसानी से कॉपर आयन का डिपोजिशन शुरू होगा। अदरवाइज यहां कंपटीशन हो जाता कि कॉपर भी डिपोजिट होना चाह रहा है और सल्फेट भी डिपोजिट होना चाह रहा है। तो सिंपल सा बात जो था वो लिखवा दिया यहां पर। अब इसके बाद में हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये टॉपिक लिख लीजिए आप, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। Thanks for watching this video.